ठीक ठीक ठीक। सो थैंक यू पायल। आई मीन इनफैक्ट मैं बाकी लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोगों ने पायल को इतना ब्लेसिंग्स दिया, इतना अप्रिशिएट किया। राइट। सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और मुझे भी सब लोग यहाँ पे जितने भी हमारे साथ के, हमारे पहले के लोग, सब लोग आके मुझे अपने विशेष, अपने ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज यही एक दूसरे का इनकरेजमेंट ही तो है जो इतने दूर तक ले आया है और आगे भी बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। सो दैट मीन्स अ लॉट। आई मीन इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी। सो बहुत तहे दिल से हर व्यक्ति को, जिसने भी जिस भी रूप में आशीर्वाद दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आई मीन जो लोग शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मुझे, मैं बस खाली इतना ही बता दूं कि एक बहुत बड़ी लंदन बेस्ड कंपनी में काफ़ी बढ़िया पोर्टफोलियो पे, बहुत अच्छा प्रोफाइल में, बहुत यंगस्टर में पहुंच चुका था जब ये बिजनेस को मैंने देखा था। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पैसे से ज़्यादा मुझे टाइम की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता हूँ और मुझे ऐसा था कि जब 25 दिन बाहर रहूंगा और इतना बड़ा पोस्ट पैसा, तो उसका काम क्या कि अगर मैं अपने परिवार को समय ना दे सकूं। और मैंने आया ही इसलिए था क्योंकि शायद आपके सर्कल में कोई ऐसा हो ना जो बहुत बिजी हो, तो आप शायद वो मुझसे रिलेट कर जाएगा कि जो आदमी 25 दिन अपने घर नहीं रहता है था, अगर वो इस बिजनेस में सफल हो के आज करीबन 20-22 साल हो गया है मैं अपने घर पे हूँ। और इसका ये मतलब नहीं कि सो रहा हूँ, पहले से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बस अपनी शर्तों पे करता हूँ, अलग अलग तरीकों से कर रहा हूँ। सो ये बिजनेस ने वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम प्रोवाइड किया है। और ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में होता है ना कि जब आप शुरुआत करते हैं तो संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए, और उस वक्त बोलते हैं ना, शुरुआत के दिनों में आई कैन नेवर फॉरगेट कि मतलब मुझे भी इस बिजनेस में लाने वाले मेरे फादर इन लॉ थे। ऑफ कोर्स बाद में उन्होंने बिजनेस XYZ वजह से छोड़ दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली उनका कभी भी वो एहसान मैं नहीं भूल सकता हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं बिजनेस में नहीं होता। मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैं काफ़ी बहाने कर रहा था इस मीटिंग में आने के लिए, बिजनेस देखने के लिए, लेकिन वो पीछे से जाके सबको बता रही थी कि अभी ये घर पे हैं, तुम आ जाओ। तो जो भी षड्यंत्र रचा गया था, वो षड्यंत्र आज मेरे लिए बड़ा काम आ गया है। सो मैं पूनम का भी एहसान नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि ऊपर वाला अपने तरीके से चरखा घुमा रहा है, अब उस चरखे में कौन आएगा, डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे, यू नेवर नो। तो उसमें पूनम का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा, मेरे फादर इन लॉ का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा। एंड ऑफ कोर्स उस वक्त बोलते ना कि जब बिल्कुल नया नया था, तो मेरे अपलाइन श्याम सुंदर जी, उन्होंने कितना मुझे संभाला है मुझे पता है। आई मीन बहुत परेशान किया उन लोगों को, बट द वे दे हैड हैंडल इन, एंड ऑफ कोर्स विजय प्रकाश जी। आई मीन बोलते ना, एक धीर गंभीर मुद्रा में लेकिन हर तरफ से साथ में थे, संभाले। सो थैंक यू विजय जी, बिकॉज थैंक यू माधवी जी। जिस भी रूप में, जिस भी स्वरूप में आपने, जितना भी उस समय, क्योंकि बोलते ना कि आ, आ, यशोदा का भी रोल है, रुक्मिणी का भी रोल है, तो हर तरह से रोल होता है। सो आपने संभाला। उसके बाद डेफिनेट मेरे जितने भी अपलाइन हैं, विष्णु मेहरा जी, आई कैन नेवर फॉरगेट, बिकॉज हंसना तो उन्हीं से सीखा है, हंसना हंसाना। राइट। एंड ऑफ कोर्स पंकज, अनमिता जी, सुधा जी, एंड फाइनली एक सर्टन लेवल के बाद मुझे सुमित जी के साथ मुलाकात हुई। एंड हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं रोल रहा है। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं मुझे इन्फ्लुएंस किया है, अलग अपने अपने शब्दों में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपने टीचिंग्स के थ्रू, अपने ऑडियो के थ्रू, किसी ना किसी रूप में आपका बहुत बड़ा योगदान है मुझे, जो आज भी हूँ, जो मुझे बनाने में। सो और अभी भी बहुत सीख रहा हूँ, क्योंकि पहले तो ऐसा लगता था कि सब कुछ आ गया है, लेकिन बोलते हैं ना, 10-15 साल बाद औकात समझ में आ गई कि अभी सीखना बाकी है। और अब लग रहा है तो अब तो बहुत सीखना है। सो ये बिजनेस है, सब कुछ सिखा देता है। सो थैंक यू टू एवरीवन, एवरीबडी हैज अ रोल टू प्ले। एंड मैं आज जब सुबह सोच रहा था कि आज शाम को बात करना है तो मैं क्या बात करूं, बिकॉज इस समय हर टीम का अपना एक अनोखा तरीका होता है कामकाज करने का, तो मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के कामकाज के तरीके में इंटरफेयर करूं, क्योंकि जियोग्राफिकली, टीम वाइज, सोशियो इकोनॉमिक वाइज हर आदमी ने अपने तरीके से सेट किया है, तो आप प्लीज उसी को कंटिन्यू करिएगा। मैं मुंबई के हिसाब से, या जिस तरह से मैंने अब तक बिजनेस को बिल्ड किया, उस तौर तरीके से बताने जा रहा हूं। तो जरूरी नहीं कि ये आप पे भी लागू होता है। तो अगर कोई भी चीज आपको चेंज करना होगा तो प्लीज चेक कर लेना। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि वो भारी पड़ जाता है, किसी को देख के आप इम्प्रेस तो हो गए कि बस यही करना है, और फिर बाद में लेने के देने पड़ गए। सो हमेशा याद रखिए, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं अपने जोग्राफिकल कंडीशन, अपने सोशियो, मेरे टीम में जिस तरह से लोग हैं, उस हिसाब से मैंने चीज़ों को डिसाइड किया, कर रहा हूँ। नॉट नेसेसरी इट विल वर्क फॉर यू, बट अगर कुछ अच्छा मिलता है तो ले लीजिएगा।
सो मैं आज यही सोच रहा था कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब नया व्यक्ति भी जब इस बिजनेस में आता है, या पुराना व्यक्ति भी जब इस बिजनेस में आता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर वो अपने एक्सपेक्टेशन सही सेट कर ले तो बहुत आसान हो जाता है, नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए भी। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसी पे बात कर लूं। एक्सपेक्टेशन अगर सही सेट कर लेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। सो कुछ पॉइंट्स में ऐसा दिमाग में जैसे जैसे याद आता रहेगा मैं बात करता रहूंगा। लेकिन पहला तो एक्सपेक्टेशन आपको ये सेट कर लेना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज ये बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो रहा है, जस्ट ये बिकॉज ये बिजनेस पार्ट टाइम में स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ही है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। तो पहला एक्सपेक्टेशन तो सेट कर लो कि ये बिजनेस है, और बिजनेस को बिजनेस की तरह से करना पड़ेगा। और जब बिजनेस को बिजनेस की तरह करना होता है ना, तो फिर आपको दुनिया के जितने भी सफल बिजनेसमैन है या उद्यमी है या एंटरप्रेन्योर है, उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका अप्रोच कैसा होता है, उनकी आदतें कैसी होती है, उनके एक्शंस कैसे होते हैं, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अलग अलग रूप से। तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है वो कुछ अलग नहीं है, सेम है। कई बार मैंने देखा है कि जस्ट बिकॉज इतना सिंपल तरीके से बता दिया गया, जस्ट बिकॉज हम लोग इतने खुश हैं, इतना एक्साइटेड हैं, काफी लोग इतना अचीव कर रखे हैं, सब लोग को ये लगता है कि बस कुछ करना नहीं हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, गलत है। एक्सपेक्टेशन सही रखो आप। जस्ट बिकॉज जिम ज्वाइन कर लेने से, मेंबरशिप लेने से मसल नहीं बनेगा, राइट। तो पहला चीज ये सेट रखो कि एक बिजनेस है। दूसरा एक्सपेक्टेशन ये सेट कर लो कि ये बिजनेस में टैलेंटेड लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं मेरी बात बताता हूँ ना कि मैं बड़ा टैलेंटेड ये वो अपने फील्ड का, मतलब मैं अपना बादशाह था, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं तो एकदम धड़ाधड़ कर लूंगा, लेकिन जो पटका गया हूँ कि पूछो मत। ये बिजनेस में जो छोटी छोटी हैबिट डालता है, जो अपने आप को बदलता है ना, वो ही आगे बढ़ सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बहुत, आप नहीं कर पाएंगे बॉस। यू विल हैव टू लर्न। ये एक्सपेक्टेशन सेट कर लो, सीखना पड़ेगा। है ना, हमारे आईटी वर्ल्ड में बोलते हैं कि एक एंड्रॉयड होता है, एक लाइनक्स होता है, एक विंडोज होता है, एक आईओएस होता है। कुछ लोग समझ रहे होंगे, राइट। तो जब आप विंडोज जान रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे एप्पल की भाषा आती है। तो आप, हो सकता है कि आप पब्लिक की दुनिया में, हो सकता है आप सेल्स की दुनिया में, हो सकता है आप कॉर्पोरेट की दुनिया में, लेकिन एक अलग तरीका है। यहाँ इसका कोड लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। अज्यूम मत करो कि मुझे आता है, राइट। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस में मुझे पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, तो फिर क्या इन्वेस्ट करना है? मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है अपने एटीट्यूड को बिल्ड करने में, अपने स्किल्स को बिल्ड करने में, अपने इनिशिएटिव्स को बिल्ड करने में। सुमित जी ने बहुत अच्छा, देखिए अगर आप वहाँ पे देखेंगे विजन 100 कैंप पे, तो उन्होंने एक वीडियो पॉडकास्ट डाला हुआ, उसमें ये शब्दों का प्रयोग हुआ है कि चार चीज़ें होती हैं। पहले आदमी अपना नज़रिया चेंज करता है, माइंडसेट। उसके बाद वो अपने स्किल्स को चेंज करता है। उसके बाद वो अपने इनिशिएटिव्स को चेंज करता है, और फिर जाके उसको रिजल्ट आते हैं। इसके ऊपर थोड़ा बहुत मैं बात करूंगा, है ना। तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन आपको और सेट कर लेना चाहिए कि कितना भी हो जाए, सफल लोग तो कम ही रहने वाले हैं। आप ये मत मान के चलिए जस्ट बिकॉज अब आगे आप सफल हो जाएंगे। ये बिजनेस में एक ही फर्क है। बाहर की दुनिया में क्या कहा जाता है पता है? चेंज एंड कम। मतलब इंजीनियर बनो तो नौकरी के लिए अप्लाई करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो तो इस प्रैक्टिस करो, डॉक्टर बनो तो प्रैक्टिस करो, एडवोकेट बनो तो प्रैक्टिस करो, किसी लायक बनो तो जॉब करो। तो मतलब पहले चेंज हो जाओ तब आना, नहीं तो आप इंटरव्यू भी मत देना। बाहर की दुनिया ऐसी कहती है। हम कहते हैं कि चेंज है ना, मतलब कम एंड चेंज। आप कम पढ़े लिखे हैं ना, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपको हेल्थ के बारे में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपको बात करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ। आपको प्रेजेंटेशन नहीं देना नहीं आता, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन आपके लिए एंट्री आसान है, लेकिन सफल होने का तो वही रास्ता है ना। आने के बाद तो बदलना पड़ेगा। बाहर की दुनिया में तो बोलते हैं बदलो फिर आओ। यहां हम कह रहे हैं कि आओ, लेकिन बदलना तो पड़ेगा, आने के बाद तो बदलना पड़ेगा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ज्वाइन कर लिया सब हो जाएगा, नहीं होगा। सेट द राइट एक्सपेक्टेशन बॉस। कई बार लोग बोलते हैं यहाँ पे बहुत लोग सफल क्यों नहीं होते। मैं बोला कहाँ बहुत लोग होते हैं वो तो बता दो। ऐसे कंपेयर करने लगते बाकी जगह बहुत लोग हो रहे हैं, यहीं पर कम हो रहे हैं। यहाँ पे एंट्री लेवल इज ओपन फॉर एनीबडी कैन कम इन, बट क्वालिफिकेशन लेवल
इज द सेम, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू वर्क हार्ड। भले 2 घंटे का ही टाइम डालना है ना, 1 घंटे का ही टाइम डालना है, लेकिन उसमें भी ईमानदारी से तो मेहनत करना पड़ेगा ना। 12 घंटा नहीं डालना है, 2 घंटा डालना है, पर करो मेहनत। तो सेट द राइट एक्सपेक्टेशन, राइट। एक एक्सपेक्टेशन ये भी होता है कि जस्ट बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, जस्ट बिकॉज आपकी कंपनी अच्छी है, जस्ट बिकॉज आपकी टीम अच्छी है, जरूरी है कि हर व्यक्ति हाँ ही बोलेगा? मतलब कस्टमर और लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको, अगर उसको नहीं, अच्छा होने के बाद भी अगर उसको नहीं करना है तो क्यों हम नहीं, इतना अच्छा दिखा है वो, हाँ क्यों नहीं बोला? अरे नहीं बोलेगा भाई। तो सेट द राइट एक्सपेक्टेशन की, जरूरी नहीं कि हर आदमी, आज बोलते हैं ना एप्पल इतना अच्छा है, आईओएस विंडोज इतना अच्छा है, तो क्यों नहीं फिर पूरी दुनिया के लोग विंडोज वापरते हैं? तो जस्ट बिकॉज आपके प्रोडक्ट्स, आपका टीम, आपकी कंपनी अच्छी है, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे कोई ना नहीं बोलता है, कुछ लोग ये वर्ड यूज करते हैं, रिजेक्ट। मैंने अपनी टीम से वर्ड निकाल लिया, कोई रिजेक्ट नहीं करता है, रेजिस्ट करता है। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। तब तक के लिए आप संबंध बना के रखो ना। नेवर यूज द वर्ड नो वन रिजेक्ट्स यू। कितने लोगों के पास ये अनुभव है कि जिस व्यक्ति ने आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले मना किया था, आज वो आपका कस्टमर है, या फिर वो आप अब आपके बिजनेस में आ गया? कितने लोगों के पास ये अनुभव है? देखिए सब लोग हाथ उठा रहे हैं ना। तो आप क्यों बोलते हैं कि लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? कोई रिजेक्ट नहीं करता है, आप क्यों गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? लोग रेजिस्ट करते हैं, बस आज नहीं करना है, मुझे थोड़ा शांति दे दो ना। और जब आप संबंध बना के रखोगे ना, तो व्यक्ति की परिस्थिति, माइंडसेट, मूड बदलता है। और तब उसको याद आता है कि आपने कुछ अच्छी चीज बताई है, चलो वही कर लेते हैं, और वो आएगा आपके पास। सो मतलब सेट द राइट एक्सपेक्टेशन। आपका सब कुछ अच्छा है तो बस करना ही चाहिए, क्या जरूरी है यार? फिर एक बिजनेस का राइट एक्सपेक्टेशन ये होता है कि शुरुआत में कम पैसा आता है, आस्ते आस्ते बढ़ता है। कुछ लोग आते ही 2-4 महीने में बस, सर पैसा नहीं आ रहा है। मतलब तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, क्या उम्मीद कर रहे थे? 3 महीना पुराना बिजनेस, 6 महीना पुराना बिजनेस, 1 साल पुराना बिजनेस, क्या उम्मीद कर रहे थे आप? नहीं सर, लेकिन मैंने प्लान में देखा था। मैं मतलब प्लान पूरा नहीं देखा ना। जिसको 1 लाख आता है उसके लिए क्या टर्नओवर करना होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो देख लो। फिर आपको 1 लाख नहीं आया तो बताओ। सो सेट द राइट एक्सपेक्टेशन कि हाँ बिजनेस है, दुनिया का किसी भी बिजनेस की तरह स्टार्टिंग में स्लोली स्लोली फिर पिकअप कर लेता है। दूसरा एक, ये तो बहुत मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये बिजनेस में मेरे को पूरी दुनिया नहीं चाहिए। मुझे अगर 10-15 अच्छे गुड लीडर्स मिल जाए अलग अलग ग्रुप में, और 50 से 100 अच्छे लॉयल कस्टमर बन जाएं, और जिसको करने के लिए मेरे पास 3 से 4 साल का समय है, मेरा काम हो गया, आई एम डन। क्यों मैं पूरी दुनिया का ठेका ले रहा हूं? 140 करोड़ लोग में हमको कितने लोग चाहिए? हम 3 हो गए तो हमारे पास एमरल्ड फाउंडर एमरल्ड हो गए। विजय जी के पास 6 हो गए तो वो डायमंड हो गए। सुमित जी के पास 9 हो गए तो वो एग्जीक्यूटिव डायमंड हो गए। अब तो गार के हिसाब से जो जिसके पास 14-15 लोग हो जाते हैं वो क्राउन हो जाते हैं। तो 10 से 15 अच्छे लोग ही चाहिए, 50 से 100 अच्छे कस्टमर्स ही तो चाहिए, और आपके पास समय है। क्यों सबको लाना है? 140 करोड़ में आपको नहीं लगता है कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करो तो ऊपर वाला आपको देगा? कई बार होता है ना कि हम मांगते अपने औकात से, लेकिन वो देता है अपनी औकात से। तो उसके औकात पे तो भरोसा करो, वो देगा, भर भर के देता है वो। करिए, मेहनत करिए। ठीक है। उसके बाद आप ब्रांड है, ये आपको एक सही एक्सपेक्टेशन की सबसे बड़ा ब्रांड कौन है? एमवे, आपकी अपलाइन, प्रोडक्ट, आपकी कम्युनिटी, कि आप सही एक्सपेक्टेशन सेट करो, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब आपकी परछाई हैं, ये आपके पीछे खड़े हैं। आगे कौन खड़ा है? परछाई से कुछ लोग आ सकते हैं, हो सकता है कि मैं संजय अनुषा जी का किसी को ऑडियो सुना दूं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा, बड़ा इंप्रेस होके आ जाएगा, लेकिन उनको देख के वो आ गया, लेकिन आगे कौन संभालने वाला है? हो सकता है सुमित जी को मैं मिला के किसी बोलते ना इंटेलेक्चुअल को ले आया, उनको देख के वो आ गया, आगे कौन संभालेगा? क्या रोज संजय जी और सुमित जी उनसे मिलने वाले हैं? तो ब्रांड कौन है? मैं ब्रांड हूं, मुझे अपने आप को बिल्टअप करना पड़ेगा। जो मैं हूं वैसे ही लोग मेरे टीम में आने वाले हैं। परछाई से लोग इंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन साथ में काम तो शरीर के साथ किया जाता है ना।
तो सही एक्सपेक्टेशन सेट कर लो। आप जो, मैं जो हूं ना, वैसे ही लोग टीम में आने वाले हैं। कई लोग बोलते हैं मेरे टीम में लोग सही क्यों, मैं पहले बहुत पूछा करता था मेरे टीम में सही लोग क्यों नहीं आते। तो एक हमारे क्रॉस लाइन थे, हमारे मतलब बैचमेट थे, तो वो एकदम खुला मुंह पे झाड़ देता था। तो मस्त लाइन बोलता था, जाके आईने में देख लेना। तो मैं कभी कभार इस भाषा से भी बहुत अच्छे से समझ लिया करता था कि टीम में अच्छे लोग क्यों नहीं आ रहे तुम। और मैंने देखा जैसे जैसे मेरा वर्जन अपग्रेड होने लगा, मेरे टीम में ढंग के लोग आने लगे। सो कुछ एक्सपेक्टेशन सेट कर लो दोस्तों, यू आर द ब्रांड। परछाई के भरोसे आप नहीं चल सकते, शरीर के भरोसे चलना पड़ेगा, है ना। दूसरा, लेकिन सर कब तक पेशेंस रखें। फिर ये इसमें भी एक बोलते हैं ना, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन दोनों आ रहा है। कब तक पेशेंस रखूं, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। उस दिन तो पता नहीं किसी ने बड़ा भयानक डायलॉग दिया, एमवे का बिजनेस तो जैसे बैल से दूध निकालने जैसा काम है। इतना जोर से हंसा मैं। मेरा एक चीज कहना है कि ये बिजनेस में या तो सफलता आती है, या तो सफलता के पहले सफलता की आहट आती है। तो जब तक सफलता नहीं आ रही, कम से कम इस चीज का ध्यान रखो कि आहट आ रही है। आहट का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आप बिजनेस में 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल जो भी है, ये 3 महीने में, सॉरी, ये महीने में आपने कौन सी ऐसी नई चीज ऐड की जो आज तक आप नहीं कर रहे थे, और आपके बिजनेस के लिए वो बहुत जरूरी है। हम लोग एनसीसी बोलते हैं, न्यू चेंज विच इज कंसिस्टेंट। मतलब रोज नई चेंज और दूसरे दिन भूल जाओ, वैसा वाला चेंज नहीं। कोई ऐसा चेंज जो आपने चेंज करके कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी 2-3 चीजें आप लिख सकते हैं ये मंथ के लिए? आज 30 तारीख है ना। आपको ग्रो करना है, मुझे भी ग्रो करना है, मेरे लिए भी वही सवाल है, आपके लिए भी वही सवाल है, कौन सी नई चीज आपने ऐड की। लेकिन अगर आपने ऐड किया होगा जो आज तक आप नहीं करते थे, जो आपके लिए जरूरी है, तो मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक कदम ऊपर चढ़ चुके हैं, और इसी को सफलता की आहट कहते हैं। जब जब आप ग्रो करोगे ना, तब आपके अंदर पेशेंस की चिंता ही नहीं रहेगी। आपको पता है कि मैं पहले से बेटर हो गया हूं, तो 101% रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या होता है, ना सफलता आ रही है, ना सफलता की आहट आ रही है। तो हर महीना एक स्टेप तो आगे बढ़ जाते हैं यार। छोटा स्टेप, एक स्टेप, है ना। अब मई महीना स्टार्ट हो रहा है ना, कोशिश करिए ना कि आप अपने अपलाइन के साथ बातचीत करके, मेरे बिजनेस में ऐसी कौन सी जरूरत है जो मुझे, जिसके वजह से मैं लटका पड़ा हूं। कोई भी मेरे को अपने अपलाइन से बात कर, एक पॉइंट मुझे बता दो, और मुझे मई महीने में ना उसी पे, मतलब बोलते हैं ना, अभ्यस्त होना है। और जब 30 में आएगा, फिर यही सवाल आएगा कि क्या बदलाव किया आपने। और उस वक्त देखिए, पैसा आया हो या नहीं आया हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहेगा, क्योंकि आपके बिजनेस में एक ऐसी चीजें ऐड हो गई जो आपको पता है कि ये मेरे बिजनेस को ग्रो करा देगा। तो ये यही कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना। ये तो खतरनाक एक्सपेक्टेशन है, काम करना पड़ेगा। सोचने से पैसा नहीं आता है, काम तो करना पड़ेगा। देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आई मीन, एमवे अपना काम कर रही है, आपकी अपलाइन अपना काम कर रही है। उन्होंने आपके लिए, बोलते हैं ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर दिया, एक एनवायरनमेंट सेटअप कर दिया, कम्युनिटी सेटअप कर दिया, एजेंडा सेटअप कर दिया, एमवे ने प्रोडक्ट सेटअप कर दिया। अभी मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से, और मुझे बोलते हैं ना कि एमवे के साथ थोड़ा सा क्लोज विसिनिटी में काम करने का मौका मिला है, तो मुझे पता है एमवे पीछे पीछे बहुत काम कर रही है। आपको अगले 4-6 महीने में बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आने वाले हैं। पर एमवे तो कर ली, आपके अपलाइन ने कर लिया, आप भी कुछ करोगे, मैं भी कुछ करूंगा कि नहीं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या किया। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो मुझे लगता है कि बेसिक बेसिक चीजें हैं, जो अगर ये सेट हो जाए तो अपने आप सब सही हो जाता है। और जो सुमित जी कहते हैं ना कि एटीट्यूड, इनिशिएटिव, रिजल्ट्स, तो एटीट्यूड में मतलब ये भी एक्सपेक्टेशन का ही नाम दे सकते हैं। मैं तो, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग फिजिकल न्यूट्रिशन की आजकल बहुत बात करते हैं, मैं तो कहता हूं कि मेंटल न्यूट्रिशन की भी बहुत जरूरत है। मेंटल इम्यूनिटी, जो फिजिकल इम्यूनिटी बोलते हैं ना, जैसे तुलसी खा लो, च्यवनप्राश खा लो, विटामिन सी खा लो, CFV खा लो। आपका मेंटल इम्यूनिटी क्या है? तो मेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? अगर दांत को रोज घस रहे हैं, क्यों घस रहे हैं? कल तो घसा था, आज फिर क्यों घस रहे हैं? कुछ लोग तो दिन में 2 बार घस रहे हैं, कुछ लोग 1 बार स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग 2-2 बार स्नान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
सुबह तो स्नान किया था ना, फिर शाम को क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, पसीना आ गया होगा, गंदगी आ गई होगी, तो चलो घस लेते हैं। यहाँ कौन करेगा? इतना ज्यादा सोच विचार करते हैं, साइंटिस्ट तो नहीं बन पाए, लेकिन पीएचडी तो डिग्री है ही है ना हमारे पास। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि सही किताबें जो भी आपकी अपलाइन रिकमेंड करें, कुछ लोग तो इंसाइक्लोपीडिया बने हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब है ज्यादा किताबें पढ़ के कुछ ना फॉलो करने के बजाय कम किताबें पढ़ के ज्यादा फॉलो करो। कुछ लोग को मैंने देखा है, इतना किताब पढ़ लिए कि अब उनको याद ही नहीं। अब एक वक्त था ना कि इंफॉर्मेशन नहीं था, उसकी चिंता होती थी कहाँ से मिल जाए। आज उल्टा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि क्या यूज करूं वो ही नहीं समझ में आ रहा है। इससे स्ट्रेस हो गया लोगों को। मैं तो आज भी वो बेसिक्स पे रहता हूँ। देखिए टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट क्या है मुझे पता होना चाहिए, मैं मानता हूँ, उस पर काम करता हूँ। दुनिया में, दही दुनिया में क्या हो रहा है, फैक्ट एंड फिगर्स पे आप बात कर दो। यहाँ पे मुझे सिंपल परोसना था, लेकिन अगर आप मुझे फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर दो टेक्नोलॉजी में, मैं अच्छी से अच्छी बातें कर सकता हूँ। लेकिन उससे मतलब नहीं है ना। मैं आज भी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग ही, सेल्फ इमेज के लिए मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग मुझे लगता है सिंपल किताब है। लोगों के साथ व्यवहार कुशल होने के लिए स्किल विद पीपल एक सिंपल किताब है। न्यूट्रिशन पे जानकारी के लिए व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो एक सिंपल किताब है। अपने सेलिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए हाउ आई रेस माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस एक सिंपल किताब है। मैं तो उसी को दोहराता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है, और इतना दोहराने के बावजूद अब मुझे लगता है कि मैं 30-40% यूज कर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ग्राउंड पे, अभी भी उतना नहीं कर पाया हूँ। और इसी किताब से बाकी की किताबें बनी हैं। तो जो रूटेड है उसी पे रहते हैं ना। ब्रूसली हमेशा पता है क्या कहते थे, मैं उस आदमी से जरा भी नहीं डरता हूँ जिसको 10,000 डिफरेंट किक्स आते हैं। मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। सो लेट्स कीप इट सिंपल ना। मैं भी वही किताब पढ़ूं, आप भी वही पढ़ो। मेरे कहने का मतलब, अब जब आप अच्छी किताबें, सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, अपने अपलाइन से बात करते रहो। जो भी आपको पॉडकास्ट ऑडियो बताया जा रहा है उसको सुनते रहो, जो भी आपको मीटिंग्स बताया जा रहा है उसको अटेंड करते रहो। इससे क्या होगा, आपका मेंटल न्यूट्रिशन बिल्टअप होता रहता है, बॉडी में जा रहा है। और इम्यूनिटी की जरूरत कब है? जब कई बार होता है ना कि आज इंसान है यार, अप डाउन्स होता रहेगा, है ना। इमोशंस का मतलब क्या होता है? एनर्जी इन मोशंस। जब डाउन फील होता है ना, तो ऐसे टाइम पे मेंटल इम्यूनिटी याद आ जाता है, कोई स्टोरी याद आ जाएगी, कोई अपलाइन की बातें याद आ जाएगी, कोई आपसे बैक ऑफ द कह रहा है कि नहीं तू कर सकता है, बिलीव इन यू, तुम तो एकदम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। कहने का मतलब क्या होता है कि वो इम्यूनिटी के तौर पे उस वक्त आ जाता है। किसी की स्टोरी याद आ गई, किसी का, अरे उसको तो कोई कितना चैलेंज था, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं कर सकता हूँ, ये तो खाली एक दिन की बात है। तो वो इम्यूनिटी उस वक्त आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फिजिकल के साथ मेंटल न्यूट्रिशन भी होना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यही है ना कि कोई भी चीज अगर आप एक एटीट्यूड, मैंने ये भी देखा है जो मुझे बहुत डेवलप करना है अभी भी, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अगर कोई भी चीज मैंने एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई किया और अगर वो नहीं हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हो ही नहीं सकता हो। शायद कोई और तरीका है जिसको ट्राई करना चाहिए था, मैंने नहीं किया है ना। तो एक ग्रोथ माइंडसेट हो जाता है, एक डिसिप्लिन। आज की तारीख में तो हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं, तो टाइम से सोना, टाइम से उठना, है ना? आज की तारीख में दो, बोलते हैं ना, पूरी दुनिया का दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो टाइम मैनेजमेंट और मूड मैनेजमेंट। मुझे नहीं पता, हमारे टीम में हम लोग टीपीएल मैनेजमेंट करते हैं, टाइम प्रायोरिटी और टू डू लिस्ट। मतलब आप 24 घंटा आपका कहाँ जाता है, कितनी बार आप बैठ के देखे हो? कई बार लगता है ना कि टाइम ही नहीं है, बैठ के कभी लिखे हो कितना घंटा सोते हो, कितना घंटा स्नान, कितना घंटा इबादत, कितना घंटा जॉब, कितना घंटा ट्रैवलिंग, कितना घंटा फैमिली टाइम, कितना घंटा पर्सनल टाइम, कितना घंटा टाइम पास टाइम। एक बार लिख तो लो, तब पता चलेगा बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन जब लिखोगे नहीं तो हमेशा सर भारी रहेगा, क्या क्या करूं, कितना कितना संभालूं। पहले लिख तो लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अरे बहुत टाइम है मेरे पास। मेरे टीम में एक यंगस्टर आया, मतलब लेडीज हैं, और वो आई क्यों सर, मतलब प्रोफेशनल है, बिल्कुल टाइम नहीं। मैं बैठ के जब लिखना शुरू किया तो दिन का 6.5 घंटा कहाँ जा रहा है उसका हिसाब ही नहीं है। मैं बोले एक काम करो, उसमें से 2 घंटा मजे से अपने लिए मूवी देखना है, टीवी देखना है, फैमिली के साथ रहना है, टाइम पास करना है, जो करना है कर लो।
उसके बाद 1-2 घंटा यहाँ डाल लो, एकदम सन्न हो गए, बोला हाँ, बोले ये हमने भी सीखा इस बिजनेस में, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट, मूड मैनेजमेंट का मतलब है, मूड मुझे लगता है कि मेडिटेशन। अब मैं मेडिटेशन में वो अनुलोम विलोम और ये सब नहीं सिखाता, मैं मेडिटेशन में एक ही चीज जो आजकल हम मिस कर गए वो है अपने आप से बात कर लिया करो। कितने लोग अपने आप से ईमानदारी से बात किए हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। कितनी बार अपने गोल्स को देखे हैं, कितनी बार मैं क्या कर रहा हूँ। बिकॉज जब तक वो नहीं करोगे, है ना। मेडिटेशन अलग अलग तरीके से फिजिकल बनाने के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन इफ यू डोंट टॉक टू योर सेल्फ, खत्म। क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना वो दुनिया का सबसे फास्ट रेसर जानते कौन है वो, क्या नाम है, मार्क शूमेकर, क्या नाम उसका नाम है ना, जो गाड़ियां चलाता है, जो फास्ट गाड़ियां चलाने वाला। और एक आम इंसान है जिसके पास टूटी फूटी गाड़ी है, लेकिन उसका कांच एकदम क्लियर है। और यहाँ पे दुनिया का फास्ट गाड़ी चलाने वाला, लेकिन उसके पास बेस्ट गाड़ी, लेकिन उसके कांच पे एकदम धूल मिट्टी लगी हुई है। आपको क्या लगता है कौन आगे निकल जाएगा? टूटी फूटी वाला भी निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास क्लैरिटी है। तो कभी थोड़ा सा मौका मिले तो सुबह का टाइम शांति रहता है, दुनिया में पॉल्यूशन कम रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है, सब सोए हुए रहते हैं। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट अपने आप से बात कर लिया करो, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत क्लैरिटी मिलती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मतलब हद तक कामयाब हो रहे हैं, बहुत अच्छा है ना। थोड़े बहुत चैलेंजेस आ जाएं तो उसको आपका एनर्जी बूस्टर है। अब तो वैसे भी देखो, एनर्जी ड्रिंक अब 2-3 महीने बाद आएगा, तो आपका एनर्जी बूस्टर कौन है? चैलेंजेस है। आप जब जिम में जाते हो, जब 20 किलो का डंबल्स उठाते हो, तो मजा आता है कि दर्द होता है? दर्द होता है, तो फिर जिम छोड़ देते हो कि आप ये मन में मान के करते हो कि नहीं, रोज करूंगा तो मेरे से मेरे मसल्स आएंगे, यही मान के करते हो ना। तो जब चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये मान के चलो ना कि ऊपर वाला आपको थोड़ा सा मसल्स बिल्ड कर रहा है, कि आप हैंडल कर सकते हो कि नहीं। ये सब किताबें ही पढ़ पढ़ के सीखा, नहीं तो कहाँ ये सब मेरे को समझ में आता था। मैं भी तो आप मतलब बोलते हैं ना, नॉर्मल इंसान जैसा ही हूँ। बहुत शिकायतें हैं, बहुत कंप्लेंट, बहुत ईगो, बहुत दुनिया भर का परपंच। क्या चीज नहीं किया इस बिजनेस में। लेकिन वही मेंटल न्यूट्रिशन, वही सब चीजों से जाके थोड़ी थोड़ी चीजें बेटर हो रही है ना। तो चैलेंजेस को प्रेम करना सीखो, वो आपको मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, आपको तोड़ने नहीं आ रहे हैं। आप 10 किलो का डंबल्स उठा रहे थे, पहली बार हुआ दर्द किया, लेकिन जब आप लगातार करने लगे तो मसल्स बन गया। अब फिर जब आप 20 किलो का उठाओगे तो फिर दर्द होगा, लेकिन फिर करोगे तो फिर और मसल्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसी ही लाइफ है ना। चैलेंजेस आपको टफ बनाते हैं। वो लाइन बहुत अच्छा याद आता है, वो बंदा क्या नाम है, उसने बोलता है ना कि टफ टाइम्स जो होता है ना, वो हमेशा इंसान को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन आजकल उल्टा हो गया कि स्ट्रांग लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए इजी टाइम बना रहे हैं, और जो इजी टाइम है वो लोगों को वीक बना रहा है, और जो वीक लोग हैं वो फिर से टफ टाइम्स ला रहे हैं। ये चरखा घूम जाता है। तो इसलिए बिजनेस में हमको वॉरियर्स की जरूरत है। तो बेटर है कि लोग जब बिजनेस को बिल्ड करते हैं ना, कि लोगों को फिजिकली डिसिप्लिन होना, मेंटली डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंसी की आपको आदत डालनी पड़ेगी। थोड़ा बोरिंग है कंसिस्टेंसी, लेकिन रिजल्ट तो यहीं से मिलेगा। तो रोज नया नया करने से कुछ किसी को रिजल्ट मिला आज तक? जरा मेरे को भी बता दो यार, मैं भी करना चाहता हूँ। मुझे तो एंटरटेनिंग चीजें मुझे भी पसंद है। किसी को मिला हो तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ 25 साल से कि कुछ एंटरटेनिंग बता दो यार। लेकिन दुनिया का हर सक्सेसफुल आदमी एक ही चीज बोलता है कि वही बोरिंग काम करने से ही सक्सेस मिलने वाला है, चाहे उसको प्रेम से कर लो। अब यही होता है एक्सपेक्टेशन। बोरिंग काम क्या है भाई? चलो ये जो जो अभी तक बता रहा हूँ ये सब देखा जाए तो, अगर किसी के पास अच्छा ड्रीम होगा, किसी को बड़ा करना, उसको बड़ा मजा आएगा। कुछ लोग को जम्हाई आएगा। जिसको जम्हाई आ रहा है समझ लो। आपको क्या लग रहा है? ठीक है ना। अच्छा, आजकल मैंने एक चीज देखा है कि बहुत सारे तरीके हैं। आज आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा ना, मैं क्या कर दिया है ना, सबका अलग अलग है। कोई कम्युनिटी की तरह इस बिजनेस को दिखा रहा है, कोई इन्वायरमेंट के तौर तरीके पे दिखा रहा है, कोई हेल्थ के तौर पे दिखा रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट। मैंने चारों को कर दिया। मेरा ऐसा मानना है, अब जरूरी मैं आप पे थोप नहीं सकता हूँ अपनी बातें, पर मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया एक ऐसा कल्चर है कि यहाँ थाली सिस्टम चलता है। मेरे घर पे कोई आए तो मैं उसको थाली परोस दूं, और उस थाली में से वो जो डिश बार बार उठाएगा उसी को मैं फिर से दूंगा, लो ये और खाओ, तुमको ये पसंद आया ना, यही खाओ।
लेकिन मैं पहले ही कैसे उसको डिसाइड कर दूं कि नहीं, तुमको तो, मुझे इडली पसंद है तो तुमको आज इडली ही खाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना है। तो मेरा तो मानना है कि मैं चारों दिखाता हूँ, जो हेल्थ के थ्रू बढ़ता है तो उसको और कुछ नहीं बात करूंगा, मैं उसको हेल्थ के थ्रू ही ले जाता हूँ। जो है बिजनेस के थ्रू बढ़ता है उसको और कुछ नहीं, बिजनेस के थ्रू बात करूंगा। क्योंकि एक चीज पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया हुआ होगा नहीं, लेकिन मैंने अनुभव किया कि लोग आते हैं कुछ और वजह से, टिकते हैं कुछ और वजह से, और आगे बढ़ते हैं कुछ और वजह से। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि जो जिसी वजह से आएगा उसी से टिकेगा उसी से आगे बढ़ेगा, तो अगर ऐसा हो जाए तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अगर आपके पास थाली है, तो कोई शुरुआत स्टार्टर से करेगा, कोई फिर मेन कोर्स पे आएगा, कोई डिजर्ट पे भी जाएगा, लेकिन पूरा खा के जाएगा डायमंड बन के। तो थोड़ा सा ये ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप है ना, किसी बोलते हैं ना। और एक चीज मैंने देखा है कि पिछले 15-20 साल में ना, ये करो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो करो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो करो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैं बोलता हूँ बेसिक से मत हिलो। तौर तरीके बदल सकते हैं, बेसिक्स नहीं बदल सकते। वक्त के साथ तौर तरीके बोलते हैं ना वो, व्यक्ति बदल सकता है, वस्तु बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, पर सिद्धांत कभी नहीं बदल सकते। सो मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो आज तक उन्हीं चीजों पे चल रहा हूं जो मैं सीख कर आया हूं, और ईश्वर की कृपा है, आप लोगों की दया है कि काम अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। सो ये बिजनेस में एक चीज और मैंने देखा है, ये पता नहीं, इसको बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जा पाऊंगा, आपको गुड भी बनना है और राइट भी बनना है, दोनों बन के चलना पड़ेगा, लेकिन पहले हो सके तो राइट चुन लो। गुड बनने के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती, समय खराब हो जाता है। पहले राइट, राइट का मतलब ये है कि बिजनेस में आने के बाद आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है, बिजनेस में आने के बाद आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना है, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है, सस्टेन करने के लिए लीडर्स बनाना है। तो ये राइट तरीका है। और गुड का मतलब ये है कि करूंगा कुछ नहीं, बस मीटिंग में आता रहूंगा, बहुत अच्छा इंसान हूँ, रोज सुबह शाम मैसेज कर लूंगा, गुडी गुडी बातें करता रहूंगा, सबको खुश रखूंगा, बस काम कुछ नहीं करूंगा। तो दोनों मतलब वो भी जरूरत है कि सबसे अच्छी बातें करो, सबको मैनेज करके रखो, वो भी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले बैंक में पैसा चाहिए, सबसे पहले शरीर में हेल्थ चाहिए, सबसे पहले एक रुबाब चाहिए, कॉन्फिडेंस कि हाँ जिस वजह से आया था वो पूरा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो राइट एटीट्यूड से ही आएगा, राइट। और दूसरा विजन होना बहुत जरूरी है साहब। ड्रीम, ये तो बोलते हैं ना सबसे बोरिंग टॉपिक है, लेकिन क्या करें। जिसके पास विजन होता है ना, किसी के पास फ्लाइट का विजन था तो राइट ब्रदर्स बन गया, किसी के पास इक्वालिटी का था तो गांधी जी बन गए, किसी के पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का था स्टीव जॉब्स बन गए, और किसी के पास स्पेस का था तो विक्रम साराभाई बन गए, अब्दुल कलाम बन गए, न्यूक्लियर की बात हुई तो होमी भाभा बन गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करो तो नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, इतने सारे टीसीएस बन गए। किसी के साथ लिटरेचर का था तो रविंद्रनाथ बन गए, स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो सचिन, धोनी, विराट, है ना, बिजनेस की बात करो तो अंबानी, नडार, कितने सारे लोग। सोशल रिफॉर्म की बात करो तो अंबेडकर साहब बन गए। तो कहीं ना कहीं तो विजन था ना। आपका क्या विजन है, क्यों आए उस बिजनेस में। मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर घर गाड़ी बंगला बनाना है वो भी एक वजह हो सकती है, लेकिन वही सिर्फ वजह हो तो मजा नहीं आएगा। मुझे याद है विजय जी हमेशा जब स्टेज पे आते थे ना, एक लाइन बोलते थे, मुझे मरने के बाद भी जिंदा रहना है। वो लाइन मैं आज तक नहीं भूला हूं, लेकिन तब नहीं समझ पाया था, लेकिन अब मैं पिछले 5-6 साल 10 साल से इस बात को मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये बिजनेस में जब आप लोगों की सेवा करोगे, लोगों के लिए कुछ करके जाओगे, तो आप जो है आपकी पुश्ते हैं उनकी तो व्यवस्था हो ही जाएगी, लेकिन आपका मान सम्मान और पूरी दुनिया में इसके बारे में बातें होंगी, आपके बाद भी बातें होंगी। नहीं तो आजकल का वक्त ऐसा आ गया कि आप खत्म हो जाओ, आपके बच्चे भी जो है ना 1-2 साल तक फोटो लगाएंगे, बाद में फोटो जो है वो कबाट में पड़ा रहेगा, और उसके बाद फिर मोबाइल में, फिर कौन गए। क्योंकि ऐसा कुछ किया नहीं है ना, सुगीत अजवानी ने कितना बढ़िया ऑडियो निकाला था, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, अब जाके उसका अर्थ समझ में आ रहा है। तो विजन तो होना पड़ेगा साहब, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। सो बाकी स्किल्स वगैरह की बात करूं तो कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज के तारीख में मैंने एक देखा, एक परसेप्शन है एमवे के बारे में, कुछ लोग बोलते हैं ना कि ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेटर ये है कि हेल्थ की बात करो, उसको लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, तो क्या
हम लोगों को जाके सही चीजें ना बताएं? क्या हम लोगों को सामना ना करें कि नहीं, अगर आपके दिमाग में कुछ है तो उसको क्लियर करेंगे? आज की तारीख में भी जितने लोग ये बिजनेस में आ रहे हैं, 99% लोग एमवे को पहले से जानते ही थे, लेकिन किसी ने जाके क्लियर किया इसीलिए वो आए ना। तो आगे भी वो प्रथा चलती रहेगी। लेकिन क्या होता है कि जब बताने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, पहले भी था लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, अब बदल गया। अब क्या तरीका है? एक चीज याद रखिए, अगर लोगों को समझाना है तो सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का युग है, फटाफट फटाफट रील चेंज हो रहा है 8 सेकंड पे। लोगों के पास नहीं है उतना पेशेंस। तो अगर लोगों को समझाना है तो सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा, और सोचने पे मजबूर करने के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। पहले भी हम लोग जब मीटिंग अटेंड किया करते थे ना, आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन बहुत बोला करते थे, हमको समझ ही नहीं आता था ये क्या है। अब जाके समझ में आया है क्या है। तो अगर आपको लोगों को किसी भी चीज का डाउट क्लियर है, कंसर्न, तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। हाँ, एक चीज और रह गया, देखो याद आ गया। एक एक्सपेक्टेशन और सेट कर लो इस बिजनेस में, कि नॉलेज से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलता है। नॉलेज को इंप्लीमेंट और प्रैक्टिस करने से पैसा मिलता है। काफी लोग बोलते हैं ये मीटिंग अटेंड कर लिया, ये सर सर आज मेरी जिंदगी बदल गई। 10 साल से तो जिंदगी वही है। तो एक एक्सपेक्टेशन ये भी लिख लो कि नॉलेज से फूटी कौड़ी नहीं मिलता है। आज के सेशन के बाद, मेरे पूरे सेशन के बाद, आपको अगर नहीं सूझे कि मैं श्रवण जी की मीटिंग से क्या लेके जाऊं, तो एक ही चीज लेके जाना। 30 में आएगा ना, तब अपने आप से पूछ लेना, एक कौन सी नई चीज मैंने ऐड की जो मेरे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी था, जो आज तक नहीं किया था, और अपने अपलाइन से काउंसिल करके वो चीज मेरे लाइफ में मैंने ऐड कर दी, बस। तो समझ लो ये मीटिंग सफल हो गया। नहीं तो बोलोगे श्रवण जी आज आपने एकदम हिला के रख दिया, कल फिर सीधे खड़े हो जाओगे। सो थोड़ा सा यही सब चीजें हैं। बाकी कम्युनिकेशन हो गया, रिलेशनशिप स्किल हो गया, प्रमोशन स्किल्स हो गया, टेक्निकल स्किल्स हो गया। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं। आप ये थोड़ा सा बोलते हैं ना कि ये भी कंफ्यूजन है, फिजिकल करूं कि डिजिटल करूं, जो जमे वो करो। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, थोड़ा सा स्वार्थी होके डिजिटल पे पकड़ बना के रखो। कुछ नहीं रहेगा तो डिजिटल रहेगा। और अभी वर्तमान परिस्थिति जिस तरफ चल रही है, आपको फिर समझ में आ जाना चाहिए कि डिजिटल ही चलेगा। है ना? मैं वर्तमान परिस्थिति में बहुत कुछ बोल दिया हूं, आप समझ लीजिएगा। सो इसलिए सब करिए जो आपको सूट करता है, लेकिन डिजिटल का साथ मत छोड़िए, क्योंकि ये बोलते हैं दिस इज द नेक्स्ट ऑक्सीजन। तो जहां जहां जैसा जरूरत है, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत अच्छा लगा बात करते हुए। लीडरशिप लेना होगा आपको, है ना? लीडरशिप में मैं आपको एक चीज, मुझे बहुत हमेशा याद आता है कि मैं एक टेस्ला का, ये जो बंदा है उसका, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था। मैं उससे पूछा गया कि आप अपने कंपनी के जो सबसे टॉप के लोग हैं उनको कैसे चुनते हैं। तो बोलता मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कितना पढ़ा लिखा है, क्या एक्सपीरियंस है। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम अपने लाइफ के 3 ऐसे सबसे टफ प्रॉब्लम, जो इम्पॉसिबल था ना, जो उसको तुमने सॉल्व करके दिखा दिया, वो मुझे बताओ। और अगर उसने वो कोई भी ऐसे 3 ऐसी चीजें बता देता है जिसका जो प्रूव हो जाता है, तो मैं उसको नौकरी पे रख लेता हूँ। एलॉन मस्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस में सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपको पैसा मिलता है, प्रोडक्ट बनाने का पैसा नहीं मिलता है। प्रोडक्ट डिलीवर करने का पैसा नहीं मिलता है। राइट? सो आई थिंक सो इट वाज वंडरफुल। एक लास्ट स्किल है स्माइलिंग स्किल। हंस लिया करो, सुंदर लगते हैं आप सब लोग, है ना? अगर कोई, मैं एक किताब में बहुत सुंदर लाइन, मैं खुद पे भी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, किताब में लिखा, अगर कोई ये पूछ रहा है कि आप कैसे हो, ये भी एक सवाल है। और कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि आज क्या बात है बड़े खुश लग रहे हो, ये भी एक सवाल है। तो किसने मजबूर कर दिया सवाल चेंज करने के लिए? क्योंकि आप इतने खुश थे कि वो मजबूर हो गया पूछने के लिए कि आप इतने खुश क्यों लग रहे हो। है ना? कुछ लोग बोलते हैं लोग क्या सोचेंगे, जो तुम सोचवाओगे वही सोचेंगे। ये बिजनेस चल रहा है, ये भी तुम सोचवा सकते हो, और ये बिजनेस नहीं चल रहा है, ये भी तुम सोचवा सकते हो। लोग कुछ नहीं सोचते हैं आपके बगैर, आप जो सोचवाओगे वही सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, समय खत्म, 9:29, कार्यक्रम खत्म। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो सकती है एक बार श्रवण जी के लिए। आई मीन, तो मतलब आज उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें फूड फॉर थॉट दिया है ना, बहुत सारी चीजें परोसी है
जो हमें अपनी लाइफ की थाली में बहुत अच्छे से फिट करनी है, राइट? एंड उसके लिए हमें खुद से बात करनी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच श्रवण जी फॉर दिस अमेजिंग विजडम। आई मीन एक बार ग्रैटिट्यूड के लिए हम तालियां तो बजा ही सकते हैं उनके लिए। आई मीन ही डिजर्व्स इट, राइट? तो थैंक यू सो मच श्रवण जी। एंड आज के लिए एंड आपके और आपकी फैमिली की के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस। And so friends, we close for the day and next time और जबरदस्त सक्सेसफुल स्पीकर के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक थैंक यू एंड गुड नाइट।